जो ये ईरान इज़राइल वॉर चल रही है उसको लेके एक बहुत कॉमन सवाल है कि वॉर कब ख़त्म होगी। तो देखिए मेरे हिसाब से तो वॉर तब ख़त्म होगी जब पूरी इकॉनमी कोलैप्स हो गई होगी, यानी कि चीज़ों के भाव इतने बढ़ गए होंगे कि आम आदमी कुछ ले नहीं पाएगा। एसेट्स के प्राइस इतने नीचे आ गए होंगे कि सारे कॉरपोरेशंस ने उसको ख़रीद लिए होंगे, जैसे कि ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन, ये कंपनीज़ हैं, जो कि ऑलरेडी हो ही रहा है। और इसके बाद जो थोड़ी सी भी इकॉनमी रहेगी, थोड़ी सी चीज़ों के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि एकदम इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन हो जाएगी, जैसे कि अब 1930s या 1940s के जब। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण है कि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे सेंट्रल बैंकिंग की, किस तरीके से सेंट्रल बैंकिंग इवॉल्व हुई है, किस कंडीशंस में सेंट्रल बैंकिंग इंट्रोड्यूस होती है, तो आपको इसके तार दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ईरान में अभी कोई रॉथस्चाइल्ड ओन सेंट्रल बैंक नहीं है। तो मे बी ये वॉर एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है जिससे कि ईरान में भी वो चीज़ लाई जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बैंकिंग है, जो प्राइवेट बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग है, जिसमें कि प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते हैं इंस्टेड ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, तो उससे जो है फ़ायदा कॉरपोरेशंस को या जो उसके शेयर होल्डर्स हैं बैंक के, उनको होता, आम आदमी को नहीं होता। और इसीलिए जो इन्फ्लेशन वगैरह होती है ना, वो इसीलिए होती है क्योंकि जो करेंसी की वैल्यू होती है एक्चुअल, उससे ज़्यादा इशू हो जाती है, तो उससे इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। जो बैकिंग है करेंसी की, उससे ज़्यादा करेंसी नोट्स इशू हो जाते हैं और इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है, और इससे आम आदमी की कमर टूटती है। अगर आप पैटर्न अभी देखेंगे तो जो पैटर्न रोमन एम्पायर में था, जब उनकी करेंसी रिजर्व्स ख़त्म हो गए थे और उन्होंने अपने कैपेसिटी से ज़्यादा मतलब करेंसी सर्कुलेट कर दी थी, उस टाइम पे तो कॉइन्स थी, तो उनका एम्पायर ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो नेपोलियन के अगेंस्ट में जो फाइनेंसियर्स थे, वो भी प्राइवेट बैंकर्स ही थे, क्योंकि नेपोलियन ने जो है डेट और इंटरेस्ट फ्री करेंसी इम्प्लीमेंट कर दी थी। फिर उसके बाद जो एब्राहम लिंकन के असैसिनेशन के पीछे थे, वो भी प्राइवेट बैंकर्स ही थे, क्योंकि उन्होंने ग्रीन बैक वाली करेंसी इम्प्लीमेंट की थी। तो जहाँ तक है ये वॉर जो है, दिखाने को ऊपर से तो एक रिजीम चेंज का है, लेकिन अंदर से ये करेंसी या इकोनॉमिक डोमिनेशन इस्टेब्लिश करने का है। क्योंकि जो इम्पीरियलिज्म अभी एग्जिस्ट करता है वो नॉर्मल कंट्रीज़ को कब्ज़े में ले आके नहीं होता, वो होता है कैसे, वो इकॉनमी के थ्रू होता है कि उनकी इकॉनमी को कैप्चर कर दो, उनकी मूवीज़ में ऐसी चीज़ें दिखाओ जिससे कि वो इकॉनमी, जो हीडोनिस्टिक प्लेजर्स हैं, वो प्रमोट हों, उनसे जो है स्मोकिंग बढ़े, अल्कोहल बढ़े, क्योंकि मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ जो है इस पे डिपेंडेंट हैं, और फ़ायदा जो है कॉरपोरेशंस को जाता है। जैसे पेप्सी वगैरह हो गई, जो उनके ओनर्स जो हैं अपने प्रोडक्ट्स ही नहीं खरीदते, अपने ऑर्डर मतलब अपने प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम नहीं करते, लेकिन आम जनता करती है। तो इसमें जो है, इस वॉर में जो है नुकसान आम जनता का होगा, फ़ायदा कॉरपोरेशंस का होगा। वॉर का तो यही ट्रेंड रहा है ना। अब वर्ल्ड वॉर 1 देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 2 देख लीजिए, जो फ़ायदा हुआ था वो बैंकर्स का हुआ था। जो रिसेशन में गई थी वो कंट्रीज़ गई थी, जो कमर टूटी थी वो आम आदमी की टूटी थी। और हाँ, एक दूसरा एंगल भी है कि हो सकता है कि इस वॉर को यूज़ करके इकॉनमी को इतना हद तक क्रैश कर दिया जाए कि एक सीबीडीसी, जो एक सेंट्रल यूनिफाइड करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी जाए पूरी दुनिया में ही। क्योंकि अभी जितनी करेंसी सर्कुलेट हो रही है, उतने बराबर के एसेट नहीं है दुनिया के पास, क्योंकि पूरी वर्ल्ड इकॉनमी जो है डेट में है। तो ये भी हो सकता है कि सीबीडीसी इसके बाद ही इंट्रोड्यूस कर दी जाए। और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जिसको वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं, वो भी हो सकता है इंट्रोड्यूस हो जाए। अब हो सकता है कि वो एकदम से प्रत्यक्ष रूप से इंट्रोड्यूस नहीं होगी, गवर्नमेंट्स का स्ट्रक्चर शायद अभी भी रहेगा, लेकिन हो सकता है कि वो इंटरनली जो है एक एक चीज़ से कंट्रोल्ड हो। यानी जो इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, जो इकोनॉमिक स्ट्रैंगलिंग होगी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि गवर्नमेंट्स ऑटोनोमस डिसीजन ले ही नहीं पाएगी, और वो एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के तौर पर ही फंक्शन करेगी, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट। ऐसा हो सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ऐसा कहते हैं कि ऐसा होगा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से वॉर खींचा जा रहा है, जिस तरीके से दोनों पार्टियां अपने एक दूसरे को रिटेलिएशन थ्रेट्स दिए जा रही हैं, एक अटैक का थ्रेट देती है, दूसरा रिटेलिएशन थ्रेट देती है। तो जो ट्रेंड है, जो आप अगर हिस्ट्री उठा के फिर देखेंगे, सेंट्रल बैंकिंग की, इंटरेस्ट का, डेट का, वॉर डेट जो होता है, वो इसी तरफ संकेत दे रहा है। और बाकी आप थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पैटर्न्स दिखेंगे कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो वॉर चल रही है, ईरान इज़राइल वॉर, ये एक तरीके से एप्स्टीन फाइल्स से आम जनता का ध्यान हटाने के लिए भी है। तो ये भी एक और पॉइंट। और अगर प्रॉब्लम मैंने बता दी है तो अब लगे हाथ सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें पहली बात तो अपने आपस में जो मन मुटाव हैं, जो भेद हम करते हैं एक दूसरे में, कि ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये सब ख़त्म करना होगा। और हमें मानना होगा कि हम सारे ही मानव हैं, क्योंकि जितने भी डिविजन्स हैं वो कंज्यूमरिज्म को फ्यूल करने के लिए बनाए गए हैं। हर चीज़ में धंधा है।
अगर आप पेप्सी नहीं पसंद करते तो आप कोका कोला पसंद करते हैं, फ़ायदा कॉरपोरेशन का है। अगर आप कोका कोला पसंद नहीं करते, पेप्सी पसंद करते हैं, कॉरपोरेशन का फ़ायदा है। लेस ब्लू आपको पसंद नहीं है, ग्रीन पसंद है तो लेस का फ़ायदा। लेस ग्रीन आपको पसंद है, ब्लू नहीं पसंद है तो कॉरपोरेशन का फ़ायदा, लेस का फ़ायदा। तो इसी तरीके से जितने भी डिविजन्स हैं जो हमें क्रिएट किए जाते हैं, आप देखिए कि उनसे फ़ायदा किसका होता है। जो एकदम ऊपर जो एलीट बैठे हुए हैं, जो कि सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, जिससे कि पूरी दुनिया एक डेट साइकिल में फंसी रहती है, जिससे कि हम 15, 16, 17 साल से कॉलेज करने के लिए घर से निकलते हैं और उसके बाद कभी लौट ही नहीं पाते। लौटते भी हैं तो 1-2 हफ्ते की छुट्टी पे और फिर वापस जाते हैं काम पे, और इसी तरीके से पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं, बस सिवाय इसके कि एक इसी डेट साइकिल में फंसे रह जाने के। तो आप सोचिए कि ये स्ट्रक्चर किसने क्रिएट किया? ये मैंने नहीं क्रिएट किया है, आपने नहीं क्रिएट किया है, हम केवल इसको फॉलो किए जा रहे हैं। और ये कब तक फॉलो करेंगे? ये कोई सस्टेनेबल स्ट्रक्चर है ही नहीं। जो एक सिस्टम जो ह्यूमन को सर्व करना चाहिए, उसको काट कर ह्यूमन के अगेंस्ट कर देना, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि हमें पहली बात तो अपने आप को दूसरे इंसान से अलग मानना बंद करना पड़ेगा। हम सारे ही वर्किंग क्लास हैं, तो एक वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस, वर्किंग क्लास सॉलिडेरिटी होनी ही चाहिए। और जो अगर आप अपने आप को अलग मानते हैं क्योंकि आप महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं, और मान लीजिए कि कोई और 2 लाख रुपए कमाता है, कोई 5 लाख रुपए कमाता है, और कोई 40,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, तो आप सारे ही वर्किंग क्लास में आएंगे। ये कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म हमें कन्विंस करता है कि हम अलग हैं, लेकिन हम अलग नहीं है, क्योंकि हम कैपिटलिस्ट क्लास में नहीं है, हम वर्किंग क्लास में ही। हम सारे ही वेजेस के लिए काम करते हैं, एक स्किल देते हैं, एक लेबर देते हैं, जिसके बदले में हमें सैलरी मिलती है। तो हम सारे वर्किंग क्लास में आ गए, हम एसेट ओनिंग क्लास में आए ही नहीं। तो इसी तरीके से जितना भी डिवाइड हम आपस में होंगे, उतना ही एसेट ओनर्स को फ़ायदा होगा, और वर्किंग क्लास के लिए उतनी ही मुश्किलें पैदा होंगी। ये कॉमन सेंस जब तक लोगों में नहीं, तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। तो कृपया अपने आँखें और कान खुली रखिए और ये देखिए कि सही में जो पॉलिसीज़ हो रही हैं उससे किसका फ़ायदा हो रहा है, आपका या किसी और का, या ऊपर बैठे जो एसेट ओनर्स हैं उनका। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि कभी क्रिटिकल थिंकिंग बंद मत कीजिए, कभी सवाल पूछने बंद मत कीजिए। सवाल पूछना जिस दिन बंद किया, उस दिन समझ लीजिए कि आपकी चेतना, आपकी आत्मा मृत हो गई।